हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। वेलकम टू स्टडी एकेडमी। मैं डॉक्टर मोहम्मद अमानुल्लाह। जैसा कि आपको प्रीवियस यूट्यूब वीडियो में सुनने को मिला होगा कि हम लोग 11th कॉमर्स प्लस बीबीए और बीकॉम एंट्रेंस पर फोकस कर रहे हैं। तो लिहाजा आज जो मैं लेक्चर लेकर आया हूँ, ये लेक्चर ऐसा है कि जो आप लोगों के क्लास 11th में भी काम आएगा, और जो बीबीए बीकॉम एंट्रेंस दे रहे हैं उसमें तो 100% ये टॉपिक है ही। और जो 11th रेगुलर में आए उनके लिए ये कॉन्सेप्ट्स पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि बिना इसके अकाउंटेंसी नहीं है। बेसिकली वो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो प्रिंसिपल्स हैं और वो कन्वेंशंस हैं जिस पर क्लास 11th से लेकर और जब तक आप अकाउंटेंसी को करेंगे तब तक की अकाउंटेंसी इस पर बेस करती है। क्योंकि 11th में जब आप अकाउंटेंसी को पढ़ रहे हो तो उसके अंदर क्या होता है कि आपको बेसिक्स पढ़ने को मिलता है, एक बेस क्रिएट करता है आपके लिए फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। कि जब तक आप अकाउंटेंसी में या अकाउंट्स में इन्वॉल्व रहोगे ड्यूरिंग योर स्टडीज और ड्यूरिंग योर जॉब या सीए के दौरान, तो आपको इन सारी चीजों का सामना करने को मिलेगा। बेसिकली क्या है कि अकाउंटेंसी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और उसके अंदर जो है वो आप लोगों को प्रैक्टिकल्स तो करने को मिलते हैं, उसके साथ साथ क्या होता है कि जब आप लोग इसमें थ्योरी को पढ़ते हो तो थ्योरी एक बेस क्रिएट करती है आपके प्रैक्टिकल पार्ट के लिए। तो बिल्कुल स्टार्टिंग का सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहला चैप्टर जो बेस क्रिएट करेगा वो यही कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स और कन्वेंशंस करेंगे। तो हमारे पास 14-15 कन्वेंशंस, प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स मिलाकर होते हैं। तो चाहे सीबीएसई बोर्ड का स्कूल हो, एएमयू का हो या आईसीएसई का हो, या बीकॉम और बीबीए का एंट्रेंस हो, चाहे एएमयू का हो चाहे जामिया का हो, अगर अकाउंटेंसी उसके अंदर आ रही है सिलेबस के अंदर तो ये चीज उसके अंदर 100% इंक्लूडेड है। तो आप इसको बहुत ही ज्यादा अच्छे से देख लें और बहुत ही इजी है। जैसा कि मैंने इसमें लिख रखा है कि 11th कॉमर्स और एएमयू जामिया बीबीए और बीकॉम के लिए ये चीज है और बहुत ही ज्यादा ये आप लोगों के लिए जरूरी होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास पहला कॉन्सेप्ट क्या है। सो द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट। एंटिटी का मतलब बेसिकली बेटा होता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब होता है बेसिकली बेटा नेम। अब जैसे कि मेरा नाम अमान है, किसी का नाम जो है वो मोहन होगा, किसी का नाम जो है वो सलमान होगा। ठीक है, सबके अलग अलग नाम है, सबकी अलग अलग आइडेंटिटी है, सबकी अलग अलग पहचान है। तो ऐसे ही जो हर कंपनी होती है, एवरी कंपनी हैज इट्स ओन नेम, हैज इट्स ओन नेम। तो पहली जो प्राथमिकता है या इंपॉर्टेंस है या जो रेलिवेंस है वो रजिस्टरिंग ऑफ योर नेम ऑफ द कंपनी होता है। ठीक है, बेसिकली आपकी कंपनी का जब नाम एक बार रजिस्टर्ड हो जाता है अंडर द कंपनीज एक्ट या अंडर द लॉ, तो वो एक सेपरेट आइडेंटिटी बन जाती है। क्या बन जाती है बेटा? सेपरेट आइडेंटिटी बन जाती है। और सेपरेट आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि सारी चीजें कंपनी के नाम पर होती हैं, ओनर के नाम पर नहीं होती। जैसा कि सपोज करिए इफ यू वांट टू बाय अ शर्ट फ्रॉम द लिवाइस, अगर आपको लिवाइस की कंपनी से एक शर्ट बाई करनी है तो आपको लिवाइस के ओनर का नाम रसीद पर नहीं मिलेगा, आपको रसीद पर जो नाम मिलेगा वो मिलेगा लिवाइस कंपनी का। तो कहने का मतलब ये है कि ये ओनर को और कंपनी को सेपरेट कर देता है। क्या कर देता है? सेपरेट कर देता है, अलग अलग कर देता है कि ओनर और कंपनी दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे, जितनी भी सौदेबाजी होगी कंपनी के अंदर, वो कंपनी के नाम पर होगी, ना कि ओनर के नाम पर होगी। पहला बेसिक कॉन्सेप्ट तो ये है। तो अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट में पहली चीज तो ये हो गई दैट व्हाट कि ओनर एंड कंपनी आर टू सेपरेट आइडेंटिटीज। मैं लिख देता हूं यहां पर, ओनर या ओनर्स and company are two separate identities। पहली चीज तो ये क्लियर हुई। आई होप कि ये चीज हमारी क्लियर हुई होगी, पहला कॉन्सेप्ट, और ये अक्सर और अमूमन पूछा जाता है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारे पास एक्रूवल कॉन्सेप्ट। देखिए, अकाउंटिंग जो बेस होती है वो टू कॉन्सेप्ट्स पर बेस होती है। पहला जो कॉन्सेप्ट होता है आपका
टू कॉन्सेप्ट्स पर बेस होती है। पहला जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और दूसरा जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है एक्रूवल बेसिस। वो होता है एक्रूवल बेसिस। तो कैश बेसिस हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैश बेसिस पे ये होता है कि जब जो ट्रांजैक्शन होगा आपको उस टाइम उसको रिकॉर्ड नहीं करना है जब तक उसके पैसे नहीं आ जाते। बेसिकली मतलब क्या है, यू हैव टू रिकॉर्ड ऑल दी कैश ट्रांजैक्शंस। आपको किसको रिकॉर्ड करना है? कैश के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। तो इसको हम इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम इसको फॉलो नहीं करता। इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम किसको फॉलो करता है? एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करता है। ठीक है, अब एक्रूवल बेसिस क्या होता है? जैसे कि आप लोग बिल्कुल नए हैं अपने अकाउंट्स के लिए, तो मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि आप लोगों ने अक्सर और अमूमन ये सुना होगा कि यार उधार खरीद लाओ या उधार बेच दिया। तो उधार खरीदना, उधार बेचना, प्लस कैश पर खरीदना, कैश पर बेचना, दोनों ट्रांजैक्शंस होते हैं इंडिया कंट्री के अंदर। तो कंपनीज क्या करती है? दोनों ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है। बेसिकली क्या है? रिकॉर्ड ऑफ बोथ द टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस। मतलब कि कैश के ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड करना है, दूसरा क्रेडिट के ट्रांजैक्शंस को भी। क्रेडिट का मतलब यहां पर बेटा अकाउंट्स की टर्म में जब हम बनाएंगे तो उधार को भी कहते हैं। ठीक है, कैश के ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड करना है और क्रेडिट के ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड करना है। तो बेसिकली अगर मैं इसका एग्जांपल दूं आपको, तो बहुत छोटा सा एग्जांपल होगा। जैसे 1 जनवरी को कोई कैश सेल्स हुई, तो आप सपोज करो 500 रुपए की, तो आप पहली ही तारीख को इसको रिकॉर्ड कर लोगे कि हमने सामान बेचा और कैश आ गया। अब सपोज करो कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि 5 जनवरी को आपने क्रेडिट सेल करी, कितने की? सपोज करिए 1000 रुपए की, और इसका जो पैसा आपने रिसीव करा वो आया 10 जनवरी को। रिसीट हुआ इसका, रिसीट ऑफ पेमेंट, इसका पेमेंट आया 10 जनवरी को। तो मतलब ये कि 1 जनवरी, 5 जनवरी को तो आपने सामान बेचा उधार, और 10 जनवरी को उसका पैसा आया। तो आप 5 जनवरी के भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे उधार के नाम पर, और 10 जनवरी को जब इसका पैसा आएगा तो आप इसको भी रिकॉर्ड करोगे। तो उसको हम कहते हैं एक्रूवल बेसिस। एक्रूवल बेसिस का मतलब मैं रिपीट कर देता हूं कि both the nature of the transactions are recorded either in cash or in credit, or whenever the cash is received we have to record on that date। जब जब कभी भी हमें कैश रिसीव होगा तो हमें उस ट्रांजैक्शंस को उस दिन रिकॉर्ड करना है। उधार के ट्रांजैक्शंस को हमें उस दिन रिकॉर्ड करना है। चाहे आपने उधार बेचा हो आप रिकॉर्ड करोगे, चाहे आपने उधार खरीदा हो आप रिकॉर्ड करोगे, चाहे आपने जब कभी भी उसका पेमेंट करा हो उस दिन वो रिकॉर्ड होगा, या कभी भी आपने पेमेंट रिसीव करा हो तो वो उस दिन रिकॉर्ड होगा। तो दोनों तरीके के नेचर को आपको रिकॉर्ड करना है। इसको हम कहते हैं एक्रूवल कॉन्सेप्ट। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम कौन सा कॉन्सेप्ट है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। द वर्ड गोइंग इज हियर। गोइंग मतलब गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। मतलब जब कभी भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो एक नॉर्मल इंसान की ये सोच होती है कि मैं इस बिजनेस को बंद नहीं करूंगा। मतलब ये है कि कोई भी बिजनेस खुलता है तो वो बंद होने की नियत से नहीं खुलता है। इंसान कोई बिजनेस खुलता है सोचता है कि मैं इसको लाइफ लॉन्ग चलाता रहूं। ठीक है, लाइफ लॉन्ग चलाता रहूं। तो उसको हम कहते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि एक बार बिजनेस स्टैब्लिश हो गया वो लंबे समय तक चलेगा। बेसिकली क्या है, अगर मैं मोटे तौर पर लिखूं तो लाइफ ऑफ अ बिजनेस इज एंडलेस। कुछ भी पता नहीं है कब तक चलेगा। एंडलेस, या आप दूसरी भाषा में कह लीजिए फॉर एवर। ठीक है, आप इसको हमेशा के हमेशा के लिए भी कह सकते हैं कि ये चलता रहेगा। इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो उसको हम कहते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। वंस अ बिजनेस इज सेट अप इट विल रन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड वी डोंट नो द टाइम। हमें टाइम नहीं पता है कि वो कब तक चलेगा। तो आई होप कि ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर हुआ होगा। बस इसके अंदर यही है बताने को, ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है,
आगे चलते हैं हम लोग। तीसरा है हमारे पास मनी मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अब एक वर्ड आ गया हमारे पास मनी। मनी का मतलब आ गया पैसा। दूसरा आ गया हमारे पास मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब आ गया तोलना। मतलब क्या हो गया कि आप उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करोगे जिनकी वैल्यू मनी के टर्म्स में होगी, या ओनली दोज ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, तो मैं पहले लिख देता हूं क्या है। ओनली those transactions are recorded having monetary value। मॉनेटरी वैल्यू का मतलब क्या होता है? मनी की वैल्यू। ठीक है, हम उन्हीं ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे जिसकी वैल्यू मनी के टर्म्स में होगी, या हम उसकी वैल्यू को मनी के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज करो एक साहब का बिजनेस है, या बिजनेस का नाम आप इसके अंदर लिख लो कि बिजनेस का नाम है स्टार लिमिटेड, और इसके ओनर हैं मिस्टर एक्स। एक कंपनी है हमारे पास स्टार लिमिटेड, और उसके ओनर है मिस्टर एक्स। इनका एक एम्प्लॉय काम करता है, उसका नाम है मिस्टर रमेश। ये कौन है बेटा? ये उनका एम्प्लॉय है। एक दूसरा आदमी भी काम करता है उसका, उसका नाम है मिस्टर संजय। ये इनका सन है, ये इनका बेटा है। ठीक है, तो ये दोनों लोग काम करते हैं, बट एम्प्लॉय को वो क्या देते हैं? एम्प्लॉय को वो पे करते हैं सैलरी। ठीक है, बट सन जो है बेटा वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है। तो हेल्प रिकॉर्ड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम हेल्प को मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसका पेमेंट उसको नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये चीज रिकॉर्ड ही नहीं होगी। रिकॉर्ड क्या होगा? द पेमेंट ऑफ दिस सैलरी। तो हम उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे जिनकी वैल्यू मनी की फॉर्म में होगी, या जिसको हम मनी की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसको हम कहते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। तो ये बहुत सिंपल चीज है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट? कंसिस्टेंसी अजम्पशन। अब कंसिस्टेंसी बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि लगातार किसी भी एक चीज को करते रहना, बेसिकली कंटिन्यूअसली सेम टाइप ऑफ वर्क डन। ऐसे मान लीजिए सेम टाइप ऑफ वर्क डन को हम क्या कहते हैं? कंसिस्टेंसी कहते हैं। अब आप कहोगे सर अकाउंटेंसी में कंसिस्टेंसी का क्या ताल्लुक हो गया? होगा, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, देयर इज स्टार प्लेयर ऑफ क्रिकेट कॉल्ड विराट कोहली। एक प्लेयर है हमारे पास, उसका नाम है विराट कोहली। तो विराट कोहली इज फेमस बाय बिकॉज ही इज कंसिस्टेंट इन स्कोरिंग रन्स। वो कंसिस्टेंट है रन बनाने के लिए। तो आपको पता है कि यार ये लगातार रन बनाता हुआ आ रहा है और लगातार रन बना रहा है, तो वो उसकी कंसिस्टेंसी है। तो कंसिस्टेंसी का मतलब समझ में आया होगा इस प्राइम एग्जांपल से। एक ऐसा आदमी जिसको पूरा इंडिया जानता है और क्रिकेट को इंडिया में फॉलो करा जाता है, और विराट कोहली को मतलब इंडियन फैन तो जाहिर सी बात है हम सब ही लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, और क्या नाम है उसका, सब लोग फैन है उसके क्रिकेटिंग स्टाइल के। तो कंसिस्टेंसी उसको कहते हैं। अब अकाउंट्स में बात करते हैं कि अकाउंट्स में कंसिस्टेंसी का क्या रोल है। ठीक है, ये तो एग्जांपल हो गया। अब क्या मतलब है इसका? सिंपल सी बात है, अ प्रिंसिपल or rule once followed should be or must be applied for a longer period of time। मतलब ये हो गया कि एक बार आपने जब अकाउंटेंसी को बना रहे हो, आप एक बार अगर आपने जो रूल फॉलो कर लिया कि यार ये चीज इसी मेथड से कैलकुलेट होगी, हर साल आप
उसी मेथड को फॉलो करोगे टू अवॉइड डिस्क्रिपेंसीज, टू अवॉइड कंफ्यूजन की यार पिछले साल तो इस तरीके से करा था, इस बार किस तरीके से करा है। ठीक है, तो जैसे हैंड राइटिंग होती है ना, लोग हैंड राइटिंग देख के समझ जाते हैं यार उसकी हैंड राइटिंग। अब एक आदमी हर बार अलग तरीके से लिखेगा तो आप समझ ही नहीं पाओगे यार हैंड राइटिंग है किसकी। तो वही वाला मसला है कि एक बार जो प्रिंसिपल, जो रूल आपने फॉलो कर लिया, उसी रूल और उसी प्रिंसिपल को आपको हर साल फॉलो करना है जब आप अकाउंट्स बनाओगे, बीइंग एज एन अकाउंटेंट, बीइंग एज एन सीए, बीइंग एज अ वर्किंग इन एन अकाउंटिंग फर्म, बीइंग एज अ कॉमर्स ग्रेजुएट, बीइंग एज अ कॉमर्स स्टूडेंट, आप सेम चीज को फॉलो करेंगे। जैसे कि बैलेंस शीट दो तरीके से बनती है। मैं आपको बहुत सिंपल और बेसिक मिसाल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इसके अंदर एक बहुत प्राइम एक मिसाल दे रखी होती है हमेशा। वो ये दे रखी होती है कि डेप्रिसिएशन दो तरीके से काउंट होता है। एक तरीका है रिटन डाउन वैल्यू मेथड, दूसरा तरीका है स्ट्रेट लाइन मेथड। बट आपको पता ही नहीं है अभी कि डेप्रिसिएशन क्या है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड क्या है, तो मैं वो नहीं बताता हूँ आपको, सिंपल बैलेंस शीट बताता हूँ क्योंकि इसको आप लोग गूगल कर सकते हो। बैलेंस शीट दो तरीके से बनती है, एक बनती है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में और दूसरी बनती है वर्टिकल फॉर्म में। हॉरिजॉन्टल फॉर्म हो गया और वर्टिकल फॉर्म हो गया। तो एक कोई से भी आप बैलेंस शीट फॉलो कर लो और उसी को ही हर साल बनाते रहो तो कंफ्यूजन नहीं होगा उससे। तो उसको हम कहते हैं कंसिस्टेंसी असम्पशन। एक बार एक प्रिंसिपल या एक रूल जो भी आपने अडॉप्ट कर लिया, वंस फॉलोड, एक बार आपने फॉलो कर लिया या अडॉप्ट कर लिया, उसी को ही आपको हमेशा 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 मतलब लंबे समय तक चलाना है ताकि उससे प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, आप आराम से कंपैरिजन कर पाओ पिछले साल का इस साल से, जो बाहर के लोग आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख रहे हैं वो कंफ्यूज ना हो पाए। तो इसलिए हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट असम्पशन है कंसिस्टेंसी असम्पशन, और ये असम्पशन आपके सब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाएगा। प्लस एमसीक्यूज जब आते हैं बीबीए बीकॉम के, चाहे एमयू हो चाहे जामिया हो, तो उसमें से सवाल पूछा जाता है एक कोई ना कोई एग्जाम्पल देकर आपको। ठीक है ना, तो कंसिस्टेंसी असम्पशन आप लोग देख लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट होता है कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। अब इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, ये बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, कंजर्वेटिज्म बनाए बेटा एक वर्ड है हमारे पास कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव का मतलब होता है बेटा नैरो माइंडेडनेस। नैरो माइंड का मतलब क्या होता है बेटा, छोटी सोच। छोटी सोच का मतलब क्या हो गया बेटा, अगर मैं इसको पूरा नटशेल कर दूं तो छोटी सोच का मतलब ये हो गया बेटा नेगेटिव थिंकिंग। आप ऐसे मान के चलो। तो कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल का मतलब क्या हो गया, ये कंजर्वेटिव नेचर से बना है क्योंकि तुमने सुना होगा यार ये बहुत कंजर्वेटिव फैमिली है या बहुत कंजर्वेटिव सोच का आदमी है, मतलब छोटा सोच रखता है। बट अकाउंटेंसी में हम इसको, मैं बेसिकली इसको नेगेटिव थिंकिंग से डिनोट करता हूं हमेशा। अब है क्या कि वाई वी ओपन बिजनेस, हम बिजनेस क्यों करते हैं, हम बिजनेस करते हैं टू अर्न प्रॉफिट। हम क्यों करते हैं, टू अर्न प्रॉफिट। तो हमारी सबकी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए कि हमको क्या कमाना है बेटा, हमको कमाना है प्रॉफिट। मगर कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल क्या कहता है, बहुत ही ज्यादा सेट लाइन इसकी बुक में दे रखी है, वो मैं लिख देता हूं यहां पर और फिर समझाता हूं क्या है कि डू नॉट एंटिसिपेट योर प्रॉफिट बट ऑलवेज एंटिसिपेट योर फ्यूचर लॉसेस। ये इसकी बहुत सेट लाइन है। मतलब क्या है कि अगर आपका कोई प्रॉफिट हो रहा होगा तो आप उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे जब तक वो हो नहीं जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा लॉस है जो तुम्हें दिख रहा है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो आप उसको रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, ये वाला रूल कहता है। अब मैं एग्जाम्पल के फॉर्म में लेता हूं, जैसे कि आप सब लोग उधार देते हो और लेते हैं, सुना होगा सबने। ठीक है, अपने फ्रेंड सर्कल में भी या फैमिली में भी। ठीक है, तो अब क्या है, सपोज करो आपने किसी को पैसे उधार दिए 10,000 रुपए, तो आपको ये एक्सपेक्टेशन होगी कि वो पैसे हमारे लौटा देगा टाइम पर। ठीक है, अब आपको बीच में कहीं ऐसा लगा कि यार उसकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं चल रही,
तो आपको ये लगता है कि यार ये मेरे 10,000 तो नहीं दे पाएगा, ये मेरे 5,000 रुपए दे देगा। तो यही अकाउंट्स में होता है कि आपने किसी को 10,000 रुपए का सामान बेचा और उस जिस भी दुकानदार को बेचा है, जिस भी कंपनी को बेचा, आपको लगा यार इसका ये कंपनी वाला यार सही नहीं है यार, ये मेरे पैसे इतने देगा नहीं क्योंकि ये और लोगों को भी कम ले रहा है। तो आपने माना कि मेरे 10,000 के बदले में ये मेरे 5,000 रुपए ही देगा। तो वो तो 5,000 रुपए नहीं देगा, जो 10,000 रुपए आपने इसको दिए उसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा बेटा, ये 5,000 मिलेंगे। ये 5,000 रुपए आपको नहीं मिलने वाले, ऐसा आपका एंटिसिपेशन है, ऐसा आपका प्रिडिक्शन है, ऐसा आपका सोचना है, ठीक है, ऐसा आप एज्यूम कर रहे हो। तो ये आपका फ्यूचर पॉसिबल लॉस हो सकता है, ये आपका फ्यूचर पॉसिबल लॉस हो सकता है कि तो आप इसको फौरन रिकॉर्ड करके लॉस की फॉर्म में दिखा दोगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। इसको हम कहते हैं कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। आई होप कि ये समझ में आया होगा, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मेटीरियलिटी प्रिंसिपल। मेटीरियलिटी इज द वर्ड, है ना, मेटीरियलिटी मींस व्हाट, मटेरियल। मेटीरियलिटी बनाए मटेरियल से, मटेरियल का मतलब क्या हो गया, रेलिवेंट। रेलिवेंट का मतलब क्या हो गया, इंपॉर्टेंट। जैसे कि आप लोगों ने 10 के बोर्ड्स के पेपर दिए, उसमें से कोई एक पेपर ऐसा होगा जो परसेंटेज में काउंट नहीं होता होगा, है ना, वो इररेलिवेंट है। बट आपके मैथ्स, आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, दीज आर द रेलिवेंट पेपर्स और द रेलिवेंट सब्जेक्ट्स। उसमें से कोई एक ऐसी चीज भी होगी जो मार्कशीट में होगी बट ज्यादा मायने नहीं रखती होगी, लेकिन वो होगी, उसकी अपनी एक इंपॉर्टेंस है, लेकिन उसकी मतलब उसका होना वहां पर है बट उसकी रेलिवेंसी नहीं है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप लोग की मार्क्स मार्क्स उस पर बेस करें, बट वो है। सेम गोज विद दी अकाउंट्स, मतलब जो बिग एक्सपेंसेस होंगे, आप ऐसे कह लो अभी लेमन लैंग्वेज में, जो बिग एक्सपेंसेस होंगे, बड़े बड़े जो खर्चे होंगे, वो शो करे जाएंगे, शुड बी शोन सेपरेटली। आप उसको अलग तरीके से करके दिखाओगे, जैसे आग लग गई और 5 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, तो आप उस लॉस को दिखाओगे 5 करोड़। लेकिन आपके किचन में ऑफिस के रखा हुआ, सपोज करो किचन के अंदर एक एक ग्लास का सेट था पानी पीने वाला, वो 1,000-1,200 रुपए का था या 800 रुपए का था, वो टूट गया, तो आप उसको सेपरेटली शो नहीं करोगे, लेकिन वो शो होगा। वो मिसलेनियस लॉसेस में या मिसलेनियस एक्सपेंसेस में, जो छोटे मोटे खर्चे या छोटे मोटे लॉस होते, उसमें क्लब्ड करके इन सारे एक्सपेंसेस को दिखा दोगे, वो इतना मायने भी नहीं रखेगा। लेकिन हाँ, एक बड़ा एक्सपेंस या एक बड़ा इवेंट जो कि रेलिवेंसी रखता है, उसको आप रिकॉर्ड करोगे। तो बेसिकली इसको आप कहोगे यू कैन इग्नोर। आप किसको इग्नोर कर सकते हो, इग्नोर नहीं करोगे बेसिकली, आप इग्नोर तो आप नहीं करोगे, बेसिकली आप करोगे क्या, आप क्लब्ड कर दोगे। क्या कर दोगे, क्लब्ड कर दोगे, क्लब्ड योर स्मॉल एक्सपेंसेस, छोटे मोटे एक्सपेंसेस को एक जगह इकट्ठा करके एक हेडिंग बना दोगे कि भाई छोटे मोटे खर्चे के, ग्लास टूट गया, कि पंखा खराब हो गया तो उसमें पैसे लगा दिए हमने, ठीक है, एसी खराब हो गया तो उसमें लगा दिए पैसे हमने, ठीक है, कोई छोटी मोटी चीज मतलब हथौड़ी चोरी हो गई तो वो लिख दिया उसके अंदर। तो छोटी मोटी चीज को आप क्लब्ड करके एक जगह लिख सकते हो, तो उसको हम कहते हैं मटेरियलिटी प्रिंसिपल। मतलब ये कि वो चीज जो इंपॉर्टेंट है वो शो करेगी। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि सर आप इंपॉर्टेंट चीज क्यों शो करा रहे हैं, आप छोटी चीज शो क्यों नहीं करा रहे हैं, क्यों, क्योंकि बिग जो एक्सपेंसेस होते हैं इसके बेसिस पर क्या होता है बेटा, इसके बेसिस पर डिसीजन मेकिंग होती है। क्या होता है बेटा, इसके बेसिस पर डिसीजन मेकिंग होती है, कि भाई डिसीजन मेकिंग होगी, लेना है डिसीजन कि भाई ये चीज ऐसी हुई क्यों। तो डिसीजन कब लिया जाएगा, जब सेपरेटली शो करा जाएगा वो इवेंट, वो लॉस, वो एक्सपेंस जो कि जो है वो मायने रखता है ना। तो वो मायने कब रखेगा, जब उस पर हम क्या लेंगे, डिसीजन लेंगे। तो मटेरियलिटी प्रिंसिपल यही कहता है कि दैट ऑल द मटेरियल आइटम्स और द रेलेवेंट आइटम्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स शुड बी रिकॉर्डेड एंड शोन सेपरेटली, एंड ऑल द स्मॉल एक्सपेंसेस और छोटे मोटे एक्सपेंसेस कैन बी क्लब्ड टुगेदर अंडर एनी वन हेडिंग called miscellaneous expenses, miscellaneous losses या sundry expenses, sundry losses। इस तरीके से करके आप दिखा सकते हो। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल, ठीक है। तो आई होप मटेरियलिटी प्रिंसिपल इज क्लियर नाउ, यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट एज वेल।
नेक्स्ट इज व्हाट, फुल फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। अच्छा, फुल का मतलब क्या होता है? पूरा। डिस्क्लोज का मतलब होता है दिखाना। अब है क्या कि ऑल दी, मैं लिख देता हूं पहले इसको, फिर समझाता हूं आपको। ऑल द बुक्स ऑफ अकाउंट्स should be disclosed at the end of अकाउंटिंग ईयर। मतलब ये हो गया कि जितनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप बनाओगे, अभी 11th में सीखोगे बनाना, या बीबीए बीकॉम वालों के लिए ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, बैलेंस शीट हो गई, लेजर हो गया, ट्रायल बैलेंस हो गया, ये सबको आपको साल के लास्ट में दिखाना है, ताकि आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस पता चल सके आपके कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स के यूजर्स को। अब यूजर्स कौन कौन होते हैं? मैंने बताया था, जैसे कि ओनर हो गया, गवर्नमेंट हो गई। मैंने लास्ट लेक्चर आप लोग मेरा देखेंगे तो उसमें आप मैंने यूजर्स के बारे में बताया। ओनर हो गया, गवर्नमेंट हो गई, सप्लायर हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, एम्प्लॉयज हो गए, कस्टमर्स हो गए। तो इन सबके सामने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का डिस्क्लोज करना मैंडेटरी है। ये गवर्नमेंट का लॉ है, रूल है कि आपको जितनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स होंगी उन सबको साल के लास्ट में डिस्क्लोज करना है। ये बेसिक सा एक प्रिंसिपल है और ये फॉलो हर कंपनी करती है, और नहीं भी करने चाहेगी तो वो गलत है, इलीगल है, उसको करना है। ठीक है, तो अब ओनर को क्यों? क्योंकि उसको प्रॉफिट से मतलब है। गवर्नमेंट को क्यों? क्योंकि उसको टैक्स से मतलब है। सप्लायर को क्यों? कि भाई वो तुम्हें उधार देता है तो वो तुम्हें देखेगा कि तुम्हारी माली हालत कैसे चल रहे हैं। ठीक है, इन्वेस्टर्स को क्यों? भाई शेयर में पैसे लगाने हैं, पैसा इन्वेस्ट करना है, तो वो अपनी ग्रोथ देखेगा, अपने पैसे का कन्वर्जन देखेगा। ठीक है, एम्प्लॉइज क्यों? वो अपनी फ्यूचर की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी देखेगा इन टर्म्स ऑफ सैलरी, इन टर्म्स ऑफ प्रमोशन, इन टर्म्स ऑफ बोनस, इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। ठीक है, कस्टमर्स को क्यों है? क्योंकि भाई उसको गारंटी चाहिए, उसको वारंटी चाहिए, उसको प्रोडक्ट की क्वालिटी मैटर करती है। तो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल कहता है, सिंपल सी बात है कि ऑल द बुक्स ऑफ अकाउंट शुड बी डिस्क्लोज्ड at the end of the accounting year to its users और in the market, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है, कम पूछा जाता है बट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डुअल एस्पेक्ट। अब ये जो डुअल एस्पेक्ट है ना, ये इजी भी बहुत है, और इसी डुअल एस्पेक्ट पर आपकी अकाउंटेंसी टिकी हुई है पूरी। आप ऐसे कह लीजिए, डुअल एस्पेक्ट का मतलब क्या हो गया? डबल। डुअल का मतलब हो गया डबल। मतलब बहुत सिंपल सी बात है, दैट एवरी ट्रांजैक्शन हैज डुअल इफेक्ट। एवरी ट्रांजैक्शन हैज डुअल इफेक्ट, मतलब हर ट्रांजैक्शन का दो जगह असर पड़ता है। जैसे भूल जाओ कि तुम अकाउंट्स पढ़ रहे हो, सिंपल सी बात है, अब तक अपनी लाइफ देखो। सपोज करो तुम दुकान पर गए, और दुकान पर जाने के बाद तुमने कुछ सामान खरीदा। सपोज करो तुमने खरीदा मोबाइल फोन खरीदा, आपने पैसे दिए और मोबाइल फोन आया, तो फ्रॉम योर पॉकेट मनी इज गोइंग आउट एंड मोबाइल इज कमिंग इन। मोबाइल आ रहा है, पैसे जा रहे हैं। सेम अगर आप सामान बेच रहे हो तो समथिंग इज गोइंग आउट एंड मनी इज कमिंग इन। तो ये डुअल इफेक्ट हो गया ट्रांजेक्शन का। बट इन अकाउंट्स, अगर मैं यहां पे लिख दूं बट इन अकाउंट्स, अकाउंट्स में क्या होता है? डुअल इफेक्ट का या डुअल एस्पेक्ट का मतलब ये होता है, एक इफेक्ट होगा डेबिट साइड पर जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं डीआर, एक इफेक्ट होगा क्रेडिट साइड पर जिसको हम लिखते हैं सीआर। अभी फिलहाल आपको याद रखना है कि दैट एवरी ट्रांजैक्शन हैज डुअल इफेक्ट, वन ऑन द डेबिट साइड एंड अनदर ऑन द क्रेडिट साइड। जब हम इसके रूल्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ेंगे तब हम समझेंगे कि भाई ये डेबिट और क्रेडिट क्या होता है। तो डुअल एस्पेक्ट सिर्फ इसे ही कहते हैं। तो अभी अच्छा हाँ, और बेसिकली आपकी जो बुक है उसका भी नाम है क्या? डबल एंट्री बुक कीपिंग। ठीक है, तो डबल एंट्री का मतलब क्या हो गया कि हर ट्रांजैक्शन का दो जगह रिकॉर्ड होगा। पहला रिकॉर्ड होगा डेबिट साइड में, दूसरा रिकॉर्ड होगा क्रेडिट साइड में। दिस इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डुअल एस्पेक्ट। अभी के लिए, फिलहाल के लिए डुअल एस्पेक्ट का मतलब ये होता है, इसको समझ लीजिए। नेक्स्ट इज व्हाट? मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? दो लोगों को,
सॉरी 2 लोग कह लीजिए, 2 बिल्डिंग्स कह लीजिए, 2 सिटीज ले लीजिए, 2 कंट्री मैच करना कि भाई यूएस ज्यादा बेहतर है यूके से, तो यू आर कंपेयरिंग देम, है ना, मैच कर रहे हो, तो विच वन इज बेटर, तो आप ऐसे निकाल लो। सेम गोज विद द कंपनी, मींस व्हाट कि एवरी तो नहीं रहेगा राइट वर्ड, बट आप इसको ऐसे कह लीजिए कि all the expenses of the company should be matched with its income, with its income। मतलब क्या है कि सारी कंपनी के एक्सपेंसेस को आप इनकम से मैच करोगे, why, to get or to know profit और लॉस। सारे इनकम को सारे एक्सपेंसेस से आप मैच करोगे, ये पता करने के लिए कि आपके पूरे साल में इनकम्स हुई है, प्रॉफिट हुए हैं सॉरी, या एक्सपेंसेस हुए, ठीक है। तो क्या है, सिंपल सी बात है कि सपोज करो आपने आपने क्या है कि अभी तक पढ़ा होगा आपने कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो क्या मतलब है, आपने 10 रुपए का पेन बेचा, 8 रुपए का बना था, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 2 रुपए का। तो दिस इज व्हाट मैचिंग, आप मैच कर रहे हो किसको, अपने एक्सपेंसेस को अपनी सेलिंग प्राइस से, क्या निकालने के लिए, प्रॉफिट या लॉस, तो उसको हम कहते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। और ये साल के लास्ट में आप करते हो जब आप बनाते हो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये 11th क्लास के समझ में नहीं आएगा, बट दीज टू वर्ड्स आर वेरी मच नोन फॉर द स्टूडेंट ऑफ बीबीए एंड बीकॉम हैविंग कॉमर्स बैकग्राउंड। जिनके पास कॉमर्स बैकग्राउंड है वो ये 2 वर्ड से या 2 अकाउंट से फेमिलियर है ऑलरेडी, बट जो नए लोग हैं वो अभी फिलहाल यही समझ लें कि सारे इनकम्स को एक्सपेंसेस से आप मैच करते हैं ताकि आप प्रॉफिट या लॉस को निकाल पाए, उसको हम कहते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू का मतलब हो गया बेसिकली इनकम, ठीक है। रिकॉग्निशन का मतलब ये हो गया रिकॉग्निशन का मतलब ये हो गया रिकॉग्नाइज करना, ठीक है। अब है क्या इसके अंदर, बहुत सिंपल सी चीज है। सपोज करिए मैंने अभी एक्रूवल बेसिस बताया था आपको, एक्रूवल बेसिस में ये होता है कि जब कभी भी ट्रांजैक्शन होगा आप उसको उसी दिन रिकॉर्ड करोगे, चाहे आपने उधार खरीदा हो आप लिख लो उधार, चाहे आपने उधार बेचा हो आप लिख लो उधार, जब पैसे आएंगे तब आप लिखोगे पैसे आ गए, जब आप पेमेंट करोगे तब आप लिखोगे कि पैसे दे दिए, बट चारों चीजें अलग अलग होगी। अब उसी में से ही निकलता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये अलग कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि रेवेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंपनी का, उसी पर ही कंपनी की लाइफ टिकी होती है कि भाई इनकम होगी प्रॉफिट निकलेगा तो कंपनी चलेगी, सिंपल सी बात है। अब रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट क्या है, मैं प्रैक्टिकल वे में करा देता हूं आपको। जैसे कि सपोज करो आपने, अगेन मैं सेम एग्जांपल कोट करता हूं, आपने 1 अक्टूबर 2026 को एक उधार सामान बेचा, क्रेडिट सेल करी आपने कितने की, 10,000 की, तो क्या आपका पैसा आया होगा, पैसा आपका नहीं आया होगा, ठीक है। इसका पैसा आया 1 दिसंबर 2026 को, अमाउंट रिसीव्ड ऑन ऑफ सेल ऑन 1 अक्टूबर, मतलब 1 दिसंबर को इसका पैसा आया जो आपने सामान बेचा था 1 अक्टूबर में। तो आप कब मानोगे कि आपका, देखो सेल्स का दूसरा नाम रेवेन्यू भी होता है, आप ऐसे मान के चलो, सेल्स द सेकंड नेम ऑफ सेल्स इज रेवेन्यू आल्सो, है ना, द सेकंड नेम ऑफ रेवेन्यू इज सेल्स। तो अब आप कब मानोगे कि आपका रेवेन्यू कब हुआ। बहुत सारे लोग कहेंगे जो कॉमर्स को नहीं आते वो कहेंगे सर 1 दिसंबर को जब पैसा आया तब हम मानेंगे कि हमारा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हुआ, नहीं। इस रूल के बेस पर और आप आज से जो भी अकाउंट बनाओगे उसमें यह बात याद रखनी है आपको कि जिस दिन आपका सामान बिका है, चाहे उधार पर बिका हो चाहे कैश पर बिका हो, आप उसी दिन मानोगे कि आपका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया। तो हम ये मानेंगे कि ऑन 1 अक्टूबर 2026
वी हैव रिकॉग्नाइज्ड आवर रेवेन्यू, वी हैव अर्नड आवर रेवेन्यू, चाहे वो हमें उधार पर बेचा हो चाहे हमने कैश पर बेचा हो। अगर कैश पर बिकता तब भी हम पहले अक्टूबर को लिखते, अगर उधार पर बिका है even then we have to record it as revenue recognized, or we can say sales done. Once sales done, we will assume that our revenue has been recognized. जब हमारी सेल हो गई तभी मान के चलेंगे हमारा रेवेन्यू आ गया। तो इसको कहते हैं हम रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। इस डेट में तो हम सिर्फ लिखेंगे दैट पेमेंट रिसीव्ड, हमें पेमेंट मिला है इस उधार के बिकने का। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल जहन में बैठ गया होगा कि जिस दिन आपका सामान बिकेगा चाहे उधार पर चाहे कैश पर, आप उसी दिन मान के चलना कि आपका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हिस्टोरिकल जो वर्ड है वो बना है बेटा हिस्ट्री से। हिस्ट्री का मतलब हो गया बेटा पास्ट, पास्ट का मतलब हो गया आप कह लो पिछला। ठीक है, कॉस्ट का यहां पर मतलब आ गया खर्चा, आप ऐसे मान के चलो कॉस्ट का मतलब हो गया खर्चा। अब बेसिकली क्या है कंपनी के अंदर, ऐसे आपका घर है, घर में फ्रिज होगा, वॉशिंग मशीन होगा, टीवी होगा, एसी होगा, कूलर होगा, ये 3-4 चीज आपके घर में होती है। तो ये आपके लिए थिंग्स हैं, चीजें हैं। बट अगर यही चीज कंपनी में, जैसे एसी अगर कंपनी में लगा हुआ है, या कंपनी के अंदर फर्नीचर है, ठीक है, या कंपनी के अंदर जो है वो आप ऐसे कह लो कंप्यूटर है, ठीक है, तो ये सारी चीजें कंपनी के लिए कहलाती है बेटा एसेट्स। क्या कहलाती है? एसेट्स। याद रखना है जितनी भी चीजें होती हैं कंपनी के पास जिसको कंपनी इस्तेमाल कर कर पैसे कमाती है, वो क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं। जिस तरह आप इन सारी चीजों को इस्तेमाल करके अपना लाइवलीहुड कर रहे हो, अपने घर में रह रहे हो सुकून से, वैसे ही कंपनी के पास ये सारे एसेट्स होते हैं। जैसे हमारे पास ये बोर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, तो हमारे लिए ये एसेट है। ठीक है, तो जो भी चीजें आप इस्तेमाल कर रहे हो कंपनी के अंदर और उसकी हेल्प से आप पैसे कमा रहे हो, तो वो क्या कहलाएंगे? एसेट्स कहलाएंगे। ठीक है, ये आई होप क्लियर हुआ होगा। अब हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होगा? जैसे मिसाल के तौर पर आपने कार ली 1 जनवरी को 10 लाख रुपए की, अब मैं आया आपके पास 31 दिसंबर को, 1 साल हो गया, मैंने आपसे कहा यार कार की क्या वैल्यू है तुम्हारी? तुमने कहा सर ये कार की वैल्यू है मेरी, आपने ली थी 10 लाख रुपए की। आपने कहा 1 जनवरी को, आपने कहा 31 दिसंबर को इसकी वैल्यू है 9 लाख रुपए की, तो आप क्या मानोगे? ये वैल्यू मानोगे या ये वैल्यू मानोगे? आप 9 लाख मानोगे नॉर्मल डेली लाइफ में, कहोगे यार 9 लाख रुपए इज द वैल्यू ऑफ द कार राइट नाउ करंटली। बट अकाउंट्स में ऐसा नहीं होता है। अकाउंट्स में आपको दोनों को कंसीडर करना है, दोनों को। जैसे कि सपोज करो आपने 1 जनवरी में कंपनी के लिए एक 10 लाख रुपए की कार परचेज करी, जिसको हम कहेंगे व्हीकल। ठीक है, सपोज करो 31 दिसंबर को इसकी वैल्यू रह गई कितनी? 9 लाख रुपए की। ठीक है, ये वैल्यू रह गई। अब 1 लाख रुपए काम गए, 1 लाख रुपए की वैल्यू घट गई। क्या घट गई? 1 लाख रुपए की वैल्यू घट गई, जिसको हमने कहा डेप्रिसिएशन, जिसको हमने कहा डेप्रिसिएशन। तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करोगे? आप कर सकते हो ऐसा कि आप डायरेक्ट 9 लाख रुपए दिखा दो, लेकिन ऐसा नहीं करते। आप क्या करोगे? उसकी ओरिजिनल कॉस्ट को दिखाओगे पहले, जिसको हम कहेंगे हिस्टोरिकल। तो उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है? 1 जनवरी, और आज की डेट क्या है? 31 दिसंबर। तो आप उसकी आज की भी वैल्यू दिखा रहे हो, और जितने पे आपने उसे खरीदा उसकी भी वैल्यू दिखा रहे हो, और साथ में डेप्रिसिएशन भी दिखा रहे हो। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब ये हो गया दैट यू हैव टू रिकॉर्ड द वैल्यू ऑफ द एसेट एट विच द प्राइस यू हैव पेड टू एक्वायर इट। मतलब आपने जितने पैसे देकर उसको खरीदा, आपको वो लिखना है। बाद में उसकी वैल्यू क्या होती हो आप प्लस माइनस करके दिखा सकते हो। ठीक है, कि बिल्डिंग की वैल्यू ये हो गई, या मशीनरी की वैल्यू घट गई, बिल्डिंग की वैल्यू अप्रिशिएट हो गई, ठीक है, व्हीकल की वैल्यू घट गई सॉरी, एसी की वैल्यू घट गई। तो आप ये सारी, बट हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? यू हैव टू रिकॉर्ड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द एसेट फर्स्ट, आफ्टरवर्ड्स आप उसमें कुछ भी करते रहो, ये आप शो करते रहो। इसका एक सेपरेट चैप्टर आपको पढ़ने को मिलेगा, जिसको हम कहेंगे डेप्रिसिएशन। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट उस चैप्टर पर बेस है, या वो पूरा चैप्टर इस कॉन्सेप्ट पर बेस है, आप ऐसे कह सकते हो। आई होप कि समझ में आया हो। नेक्स्ट हो गया अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। पीरियड कहते हैं बेटा टाइम। किसको कहते हैं बेटा? टाइम को कहते हैं। टाइम का मतलब हो गया कि जैसे मैंने अभी आपको बताया गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में,
कि द लाइफ ऑफ अ कंपनी इज एंडलेस, आपको नहीं पता कि भाई उसकी लाइफ कितनी, तो क्या करते हो आप, लाइफ ऑफ अ कंपनी इज ब्रोकन इनटू ईयर्स, आप साल में उसकी लाइफ को तोड़ देते हो, से 1 ईयर, हर साल आप उसकी लाइफ को तोड़ रहे हो, वो 1 ईयर क्या कहलाएगा बेटा, वो 1 ईयर कहलाएगा अकाउंटिंग ईयर, या कहलाएगा बेटा फाइनेंशियल ईयर। अब इसको मैं आपकी लाइफ से रिलेट करता हूं, जैसे कि आप लोगों ने नर्सरी या फर्स्ट क्लास से पढ़ना शुरू करा होगा, आज आप लोग 11th क्लास में हो या 12th क्लास कर गए हो बीबीए बीकॉम वाले, तो आपकी अभी एजुकेशनल जर्नी चल रही है, ठीक है, तो आपकी एजुकेशनल जर्नी को क्लास वाइज तोड़ा गया, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे ही कंपनी को हम फाइनेंशियल ईयर वाइज तोड़ते हैं। और फाइनेंशियल ईयर इंडिया में जो फॉलो होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का फाइनेंशियल ईयर इंडिया कंट्री के अंदर होता है। अब ये ऐसा हम क्यों करते हैं, ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि हम कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को जज कर सकें, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को कंप्यूट कर सके, कैलकुलेट कर सके, ताकि हमें पता रहे कि हमने पूरे साल में क्या वर्किंग करी, पैसों से रिलेटेड कितने पैसे कमाए, कितने पैसे खर्च करे, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितने के एसेट्स हैं हमारे पास, कितने की लाइबिलिटीज है हमारे पास। लाइबिलिटीज का मतलब होता है बेटा उधार, कितने का उधार है हमारे पास, कितने एसेट्स हमने बनाए, कितना कमाया, कितना लगाया, तो वो सारी चीजें आप ईयरली बेसिस पर कैलकुलेट कर कर क्या करते हो, चेक करते हो, देखते हो, तो उसको हम कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो दैट आपकी लाइफ में आप बर्थडेज मनाते हो हर साल, ऐसे ही मान लो कि 31 मार्च को बर्थडे आता है कंपनी का, और वो कंपनी अपना बर्थडे तो सेलिब्रेट नहीं करती, बट कंपनी अपनी परफॉर्मेंस को जज करती है कि भाई 31 मार्च में हमारे पूरे साल में हमने क्या किया, तो उसको हम कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। आई होप समझ में आया होगा। खैर, तो यहां पर अगर आप लोगों का लेक्चर एंड होता है और इसमें सारे प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट और कन्वेंशंस कवर्ड है, ठीक है, और मैं दोबारा कहूंगा दैट वी हैव इंट्रोड्यूस्ड एंड वी हैव लॉन्च्ड आवर क्लास 11th कॉमर्स रेगुलर बैच, ठीक है, हमने कौन सा बैच लॉन्च किया है, अगर मैं अभी आप लोगों को बताऊं तो वी हैव जस्ट लॉन्च्ड 11th रेगुलर कॉमर्स। इसके साथ साथ हमने बैच और लॉन्च कराया अपना कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए, बीबीए और बीकॉम एंट्रेंस स्पेसिफिकली फॉर एएमयू और जेएमआई। अगर आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल या हमारा इंस्टाग्राम विजिट करेंगे तो उस पर आप हमारे लास्ट ईयर के बीबीए और बीकॉम के रिजल्ट एएमयू के देख सकते हैं, रैंक 1 हमने प्रोड्यूस करी, ठीक है, और सबसे ज्यादा रिजल्ट जो है हमारी कोचिंग नहीं प्रोड्यूस करें, हमारी एकेडमी नहीं प्रोड्यूस करें। तो हमसे जुड़ने के लिए आप, मेरा ये नंबर है, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं 8791648465। जुड़ने के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी सवाल है, तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। एक मेरा ऑफिस का नंबर भी है 7668133310। तो अपने आप को रजिस्टर करने के लिए, अपने आप को जो है वो क्वेरी कोई पूछने के लिए आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप ये वाली क्लास बहुत फ्रूटफुल होगी आपके लिए, और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आप लोगों से, जब तक के लिए थैंक यू।